हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है पदक लाना दुश्वार, कौन जिम्मेदार। संदर्भ यह है कि पेरिस ओलंपिक का रंगारंग समापन समाप्त हो गया। 11 अगस्त 2024 को एक भव्य समारोह के माध्यम से पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ और जब इस ओलंपिक का समापन हो गया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस ओलंपिक में अपने प्रदर्शन को लेकर समीक्षा करें। तो जब हम समीक्षा करने के लिए जाते हैं तो एक देश है, नाम है भारत। 145 करोड़ की आबादी लगभग बताई जाती है इस भारत देश की। भारत देश ने ओलंपिक खेलों को लेकर बड़ी तैयारी की थी, यह दावा किया जाता है खिलाड़ियों के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी, और बड़ी उम्मीदों के साथ 117 खिलाड़ियों का दल पेरिस पहुंचा था ओलंपिक में प्रदर्शन के लिए। 16 खेलों के अंतर्गत हमने अपनी दावेदारी की और 16 खेलों के बाद में भारत 145 करोड़ की आबादी का जो देश है उसके खाते में 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक आए हैं। कुल पदक संख्या है 6, ये हमारे सामने है। हम एक भी गोल्ड जीत पाने में नाकाम रहे, स्वर्ण पदक जीत पाने में नाकाम रहे। तो ये कुल मिला के भारत की स्थिति है। अब इस भारत की स्थिति के साथ ही एक खिलाड़ी है, उसका नाम है झांग यूफेई। झांग यूफेई हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की एक खिलाड़ी है, जिम्नास्ट में प्रदर्शन करती है। उस झांग यूफेई के आगे जो मेडल की टैली लिखी है ना, उसमें भी लिखा हुआ है 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। पदकों की संख्या के लिहाज से एक खिलाड़ी का यह श्रेष्ठतम प्रदर्शन पेरिस ओलंपिक में है। तो कहां 145 करोड़ की आबादी वाला देश भारत और कहां उसके मुकाबले में हमारे पड़ोसी मुल्क की एक खिलाड़ी झांग यूफेई, दोनों की पदक संख्या बराबर है। अब इस पदक संख्या के आधार पर हमें यह विश्लेषण करने की जरूरत है कि वाकई हमारी तैयारी कैसी चल रही है, खेलों को लेकर हमारी गंभीरता कितनी है, खेलों को लेकर हमारे दावे जो तमाम बने रहते हैं इनमें कितनी वास्तविकता है, कितनी सच्चाई और भविष्य को लेकर क्या उम्मीद है। इसी पर आज हम बात करेंगे। अगर 206 देश इस ओलंपिक खेल में शामिल हुए थे तो पदक संख्या के लिहाज से जो टैली बनती है उसमें हम 71वें स्थान पर हैं। अगर विनेश फोगाट के संदर्भ में हम जीत पाने में सफल हो जाते हैं अपनी अपील को, तब भी हम इस पदक संख्या के लिहाज से सूची में 52 या 53वें नंबर पर होंगे। जो देश ये दावा कर रहा है कि हम तीसरी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है आर्थिक लिहाज से, जो देश ये दावा कर रहा है कि हमें 2047 तक विश्व में विकसित देशों की श्रेणी में आना है, वो खेलों के मामले में जो हमारी सनातन संस्कृति का अहम हिस्सा रही है उसमें यह हालत क्या हमें इस प्रकार की उम्मीद जगाने का अधिकार देती है। इस सवाल के साथ आज हम आगे बढ़े। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मोहसिन रजा साहब हैं, पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के खेलों के मामले में उनका काफी दखल रहता है, वो खासतौर पर हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। हमारे साथ रोहतास डांदर साहब हैं, अध्यक्ष कुश्ती संघ हरियाणा के, वह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित नाम रामवीर सिंह खोखर जी का है, वह द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, सदस्य हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय शर्मा साहब, जाने माने खिलाड़ी और कोच रहे हैं, वह भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ में मनोज कुमार जी भी होंगे। मनोज कुमार जी आ चुके हैं हमारे साथ में, पूर्व खिलाड़ी हैं बॉक्सिंग के, अर्जुन अवार्डी हैं, वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मोहसिन रजा साहब आपसे ही करता हूं और आपसे ही जानना चाहता हूं, ओलंपिक खेल में भारत का पदक सूची में 71वां स्थान गर्व का विषय, शर्म का विषय, विचार का विषय या किस रूप में देखना चाहेंगे आप? बेशक विचार का विषय है। विचार का विषय डॉक्टर साहब इसलिए है जी क्योंकि मैं भी खिलाड़ी हूं, मैं देख रहा हूं, मुझे लगभग खेल के मैदान से जुड़े हुए 45 साल हो गए लगभग जी। और जो मैं स्थिति देख रहा हूं, पहले जिन गेमों में हम आसानी से पदक ले आया करते थे, आज वहां पर हम शून्य हो चुके हैं जी। और जिन जगहों पर हम पदक ला रहे हैं, पदक देश के लिए आया है, उसका मैं सम्मान करता हूं, उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं जो देश के लिए पदक लाए। लेकिन जब तक पदक ग्रास लेवल से नहीं आएगा, ग्रामीण अंचल से नहीं आएगा, हम बात कहने को तो हो गया तालिका में 2-4 पदक आपके पास आते रहे। कुछ परिवारों ने कुश्ती ले ली है, वो उनकी जागीर है, कुछ परिवारों ने शूटिंग और ये सब ले लिया है, क्योंकि ये वो गेम है जिस गेम को लेकर कोई भी गांव का ग्रामीण अंचल का खिलाड़ी खेल नहीं सकता। ये मैं बता दूं आप
जी, क्योंकि करोड़ों रुपए जिसके पास होंगे वही ये गेम खेल सकता है और इसमें लिमिटेड खिलाड़ी जाते हैं। मैं मतलब बहुत आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक चर्चा हो रही है, बात आना चाहिए, सभी खिलाड़ी बैठे हैं, अगर कोच भी है तो पहले कभी खिलाड़ी रहे। हमारे मंच पर जितने लोग यहां पर आपके साथ में हैं, मुझे बहुत दर्द होता है और मैं इस विषय पर कई बार सोचा कि मैं बोलूं। पहली चीज तो मैं आपके ही जनतंत्र के चैनल के माध्यम से आज एक बात आपको बता दूं, हमारे सारे जितने खिलाड़ी अलग अलग खेलों के बैठे हैं, इनको भी खुशी होगी और मेरी अपनी मांग है उत्तर प्रदेश को लेकर। जी, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और 25 करोड़ की आबादी के हिसाब से हमको हर खेल में एक एक टीम मिलती है, तो वो कौन सा प्रदर्शन कर देंगे खिलाड़ी हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जिनको अपनी स्पर्धा दिखाने का और अपनी टैलेंट दिखाने का अवसर ही नहीं मिलता, वो एक टीम में कैसे करेंगे जी। और जो लोग बैठे हैं ओलंपिक संघ में, वो भी आज तक जिनको मैंने 40 साल पहले देखा वही आज भी है। खिलाड़ियों को तो बेचारों को अवसर ही नहीं मिल रहा जी। वो खिलाड़ी हमारे सब टहल रहे हैं और वो जाते हैं कहीं ना कहीं जाके अपना एक दूसरे से मिलके साठगांठ करके वापस अपने को बना लेते हैं। हमारे जैसे लोग मंत्री बनते हैं, हमको बुलाकर लाकर मंच पर बैठाते हैं कि साहब आप हमारी एसोसिएशन के चेयरमैन बनेंगे। हम खुश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कह रहे साहब वाह वाह भाई मुझे चेयरमैन बना दिया गया, लिहाजा मुझे एक पद मिल गया। खिलाड़ियों की हित की बात हमने भी नहीं सोची ईमानदारी से जी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी खेलो इंडिया के माध्यम से कम कोई प्रयास तो कर रहे जी। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने जब से हम आए हैं, जो भी है पैसा बहुत पानी की तरह बहा दिया कि चलो भाई ठीक है, खिलाड़ियों को एक सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन इन संघों पर लगाम जब तक नहीं लगेगी तब तक आप ये मानकर चलिए कि खिलाड़ी आगे हमारे पास, क्योंकि चाइना को देख लीजिए ना जी। चाइना तालिका में 2nd नंबर पर है, आबादी में हमसे पीछे। अगर तुलना करी जाए तो आबादी 19-20 तो है ना जी। लेकिन हमारे मेडल कहां है और उनके मेडल कहां है, आप उठाकर देख लीजिए। तो इसका मतलब यह है कि हमारे खिलाड़ियों को वो सुविधाएं पर्याप्त नहीं है और ना ही वैसे कोचेस मिल पा रहे हैं जो ईमानदारी से उनको आगे बढ़ाने का काम करें। तो मोहसिन रजा साहब मूलतः इस बात पर केंद्रित है कि खेल संघों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, खेल संघ खेलों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और जब तक एक कब्जा रहेगा तब तक परिणाम आएंगे नहीं। मेरे साथ में रामवीर सिंह खोखर साहब बैठे हुए हैं। खोखर साहब, कुछ अलग अलग स्टेटमेंट इस प्रदर्शन को लेकर आ रही है। प्रदर्शन को लेकर यह आ रहा है कि अगर खेलों की पदक तालिका के आधार पर बात करें तो एक तरफ पूरा देश है, एक तरफ हरियाणा है। अगर हमने 6 पदक जीते, 5 पदक विजेता हैं, क्योंकि मनु भाकर ने 2 पदक जीते हुए हैं, तो उन 5 पदक विजेताओं में 4 हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और 1 पदक विजेता दूसरे राज्य से है। पर खेलों पे जो खर्च किया गया है तो बताया गया है कि पिछले 5 साल में हरियाणा को उस खेलों में खर्च में केवल 3% मिला और बाकी जो पैसा है वो दूसरी जगहों पे खर्च हुआ। थोड़ा आप रोशनी दीजिए ना। 3% पैसे पाने के बावजूद भी हरियाणा प्रदर्शन कर ले रहा है और बाकी राज्यों के संदर्भ में तो क्या कहें, हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, एक खिलाड़ी ना भेज सके हम ओलंपिक में भागीदारी के लिए, जीतने के संदर्भ में तो हमारी कल्पना ही नहीं है। हम एक खिलाड़ी ऐसा ना दे पाए। 24 साल हो गए इस राज्य को कि एक खिलाड़ी ऐसा तैयार कर लेते कि कम से कम ओलंपिक में दिखाई दे जाता। हम इसी में मान लेते कि ओलंपिक खेला हुआ है। क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, जैसे आपने कहा कि नहीं, ओलंपिक में प्रदर्शन बढ़ा है, घटा नहीं है जी। करंट जो ओलंपिक हुआ है इसमें जी, क्योंकि कई खिलाड़ी हमारे 4th प्लेस पे भी रहे हैं और प्रदर्शन खासकर मैं कहूंगा हॉकी, रेसलिंग, ये अपना शूटिंग वगैरह इनमें काफी अच्छा रहा है जी। और लेकिन आपने हरियाणा की जो बात कही है, हरियाणा में एक कुछ तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, इसमें दो राय नहीं है जी। पहले जो गवर्नमेंट थी उसने भी अच्छा किया, लेकिन उससे भी अच्छा, क्योंकि आप पदक लाते हैं उनको तो सम्मानित कर देते हैं किसी बड़ी पोस्ट के लिए, डीएसपी लगा दिए, डिप्टी डायरेक्टर लगा दिए या दूसरे, लेकिन जब तक ग्रास रूट से, चाहे हरियाणा ही क्यों ना हो जी, वहां कई जगह ऐसी हैं वहां भी कि बच्चे 400-500 हैं, कोच एक भी नहीं है। तो वहां जैसे स्पोर्ट्स स्कूल, अभी भाई साहब ने बोला कि स्पोर्ट्स स्कूल में से ग्रास रूट से शुरू करनी चाहिए कोचिंग। जैसे चाइना में हजारों स्पोर्ट्स स्कूल है, हमने स्पोर्ट्स स्कूल तो बना दिया। फॉर एग्जांपल हरियाणा है,
जी। हरियाणा में स्पोर्ट्स स्कूल है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्कूल है इंडिया का, लेकिन वहां स्पोर्ट्स के नाम से तो खिलाड़ी एक भी नहीं निकलता ना। यहां जब तक आप अपना मानदेन अपनी वो जिम्मेवारी नहीं लेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो जी, तो वहां तब तक पदक की संख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन हरियाणा में अपने आप भी पेरेंट्स इतना ज्यादा कर रहे हैं। एक बार बताओ, हम लोग इतने में संतुष्ट क्यों हो जाते हैं? जैसे आपने भी दलील ये दी कि देखो हमारा प्रदर्शन खराब नहीं है, हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा है, हमारे कई खिलाड़ी पदक नहीं जीत पाए पर चौथे नंबर पर रहे। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारा ये चौथे नंबर पर संतोष करना ही बहुत बड़ी समस्या है? वो हमारे यहां एक खिलाड़ी हुआ करते थे, नाम था उनका मिल्खा सिंह, वह ओलंपिक में चौथे नंबर पर रहे थे, हमने उनको नाम दिया उड़न सिख। सम्मान अपनी जगह सारा, पर कुल मिला के वो चौथे स्थान पर रहे थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज इतना ही है। वो हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं सम्माननीय पीटी उषा जी, वो भी लॉस एंजल्स ओलंपिक के अंतर्गत चौथे नंबर पर रही थी। सेकंड के 100वें हिस्से के आधार पर वो पदक जीतने से चूक गई थी, पर हमने उन्हें संज्ञा क्या दी? उड़न परी। दूसरे देशों में लोग गोल्ड जीत रहे हैं तो ये संज्ञा नहीं पाते, हम चौथे नंबर पर आकर भी इस मुकाम पर देखकर खुश हो ले रहे हैं कि देखो कितना बढ़िया बात है। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे लक्ष्य बड़े छोटे हैं? हम इतने भी खुश हो जाना चाहते हैं कि देखो चौथे नंबर पर तो आए ना हम, क्या कमाल की बात है। क्या कहते हैं आप? कोई बात नहीं, देखो हारना जीतना एक अलग चीज है, लेकिन जैसे हॉकी है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, शूटिंग में अच्छा किया है, लेकिन मैं ये मानता हूं खिलाड़ियों के साथ जो है ना, एक तो उनको खिलाड़ी ही रहने देना चाहिए। उनकी जो डिमांड है, खासकर फेडरेशन में और खिलाड़ियों में कई जगह बहुत ज्यादा टकराव है जी। वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, वो टकराव बिल्कुल भी नहीं। जब फेडरेशन जो उसकी रखवाली है वही खिलाड़ी का उसका सिक्योरिटी नहीं देगी तो और कौन देगा? तो मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट कई जगह, मेरे ख्याल में तो हमारा भी गेम है, कबड्डी है, जैसे ओलंपिक में नहीं है जी, लेकिन 6-7 साल से कोर्ट केस चल रहे हैं और गेमों में भी बहुत ज्यादा है, तो उसमें खिलाड़ियों का बहुत ज्यादा नुकसान है। अगर रामवीर सिंह जी की बात यह समझ में आ रही है कि भैया खिलाड़ियों को खेलने दो, खिलाड़ियों के साथ खेल मत करो। मेरे साथ में मनोज कुमार जी हैं, क्या कहते हैं मनोज कुमार जी? क्या सारी समस्याओं की जड़ केवल इतनी कि हमारे यहां स्पोर्ट्स फेडरेशन है और ये फेडरेशन के चलते खेल पनप नहीं रहे, जिन्होंने ये जिम्मेदारी ओढ़ रखी है कि खेलों को अगर कुछ भी बेहतर करना है तो वो हमारे माध्यम से ही होगा? क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे बॉक्सिंग है जी, तो बॉक्सिंग में आज भी देश अंग्रेजों का गुलाम है, पहले भी था अब भी है, क्योंकि फॉर्मर कोचेस को बुलाया जाता है जी। और जो उनकी परफॉर्मेंस देखें तो कुछ भी नहीं जी। जो लोग हमें फॉरेन टीम ट्रेनिंग टाइम में टॉपिंग कराते थे वो हमारे चीफ कोच हैं जी। तो परफॉर्मेंस देख लो आप बॉक्सर्स की, दोनों लड़के हमारे टॉप थे जी, बहुत अच्छे खेले, लेकिन जिसको लॉन्ग खिलाना था उसको फाइट करवा दी और जिसको फाइट करवाना था उसको लॉन्ग खिला दिया, तो दोनों लॉस हो गए जी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे सर ने स्टार्टिंग में बात छेड़ी कि खिलाड़ियों को जब तक इंक्लूड नहीं करोगे आप लोग फेडरेशन के अंदर वोटिंग, बकायदा वोटिंग सिस्टम के तहत उनको यूज करना चाहिए। खिलाड़ी जो मतलब कि करना चाहते हैं बॉक्सिंग में या किसी भी खेल में, खेल के साथ जुड़ना चाहते हैं और कोचिंग में आना चाहते हैं, तो उनको जोड़ना चाहिए और उनको महत्व देना चाहिए। जैसे कि बॉक्सिंग की बात करूं मैं, जैसे मेरी छोटे बच्चों को मैं अपना योगदान दे रहा हूं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन फेडरेशन के अंदर यहाँ पे भी रोहतक का बंदा बिठा रखा है फेडरेशन में, और मैंने बोला कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से हम इतने अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, सारे ब्रदर बॉक्सर हैं, तो हमें कम से कम फेडरेशन में सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट का तो हमें बनाओ, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। और ऐसे ही जैसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वहां पे भी खिलाड़ियों को इंक्लूड नहीं किया गया।
ऐसे खिलाड़ियों को वो सिलेक्शन कमेटी में उसमें बुलाते हैं जो बोल ही नहीं पाते बॉक्सिंग खेल के लिए। जैसे मैरी कॉम इतना बड़ा नाम है, लेकिन बॉक्सिंग के लिए उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। पीटी उषा एथलेटिक का इतना नाम है, उसने एथलेटिक के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। वही लोग पॉलिटिक्स में ऊपर पर्दे पे है जो कुछ हाँ में हाँ ना में ना रखते हैं। मतलब कि जो सच्ची और खरी बात बोल रहे उन लोगों को इग्नोर किया जाता है, वो चाहे फेडरेशन हो चाहे पॉलिटिक्स हो, हर तरीके से। मैं आपको बात बताऊं कि मैं 2016 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला तो मैंने हाथ पकड़ते ही ये बोला था कि सर आपकी सरकार 2014 में आई है और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं आपसे मिलने का, खेल और खेल से जुड़ी समस्याएं शेयर करना चाहता हूं जी। लेकिन उन्होंने बोला हाँ आप ओलंपिक खेल के आइए, मैं आके बात करूंगा। मैं कहा जी 2 साल हो गए ऑफिशियल मेल पे मेल करते, आज तक रिप्लाई तक नहीं आया जी। तो उन्होंने ये कह के कि मैं मोदी बोल रहा हूं, मैं आपको जरूर बुलाऊंगा, टाइम दूंगा। और वो देख लो आज 2024 आ गया, कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं। ओलंपिक के बाद सिर्फ उन्हीं लोगों को से मिला गया जो ओलंपिक में पदक विजेता थे, बाकी सबको दुनिया भूल जाती है, सबको दुनिया तो भूल जाती है। ये देश का एक बड़ा सच है। यहां पर आप देखिए बॉक्सिंग फेडरेशन के किसी भी सदस्य से आप ये पूछ लीजिए कि आपकी बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ियों ने देश के लिए कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, कितने खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता और कितने खिलाड़ी आपके ओलंपियंस है, किसी को नहीं पता होगा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। तो मनोज जी का कहना है कि कुल मिलाकर फेडरेशन जिस तरीके से चल रही है उसमें कोई परिणाम की आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ में संजय जी बात करने के लिए विषय केवल फेडरेशन की राजनीति नहीं है। मेरे लिए जानने का विषय यह है कि क्या वाकई हमारे यहां पर जो खिलाड़ी हैं वो इस महत्वाकांक्षा के साथ मौजूद हैं कि हमें ओलंपिक जीतना है, देश का नाम रोशन करना है, या खेल वहीं तक के लिए साधना है जहां से एक सरकारी नौकरी सुरक्षित हो पाए? क्या आपको लगता है कि हम उस तरीके के जज्बे के साथ अपने खिलाड़ियों को तैयार कर पा रहे हैं जिनका लक्ष्य बड़ा हो? क्या कहते हैं आप? निश्चित तौर पे आज जब चर्चा हो रही है कि 140 करोड़ जनता के बीच में से हमारी पदक संख्या कम हुई है जी, या जो हम जिसके अपेक्षा कर रहे थे उसके अनुरूप हमको या पदक नहीं प्राप्त हुआ, परंतु क्या इसके पहले हम यह चर्चा करना जरूरी महत्वपूर्ण समझते हैं कि पदक क्या खेल लाता है कि खिलाड़ी लाता है? निश्चित तौर पर खिलाड़ी पदक जीतता है, खेल नहीं जीतता। हमारे यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी है कि जब भी हम कोई मेडल जीतते तो हम खेल को देखते हैं उसमें, जबकि पदक खिलाड़ी लाता है। तो हमको पहले खिलाड़ी तैयार करना है, एक देश में माहौल तैयार करना। बिना माहौल के कोई पदक नहीं ला पाएगा। आप देखेंगे क्रिकेट का जो जुनून है जी, वो आप 15 साल 20 साल से हम देखते आ रहे हैं, अब स्कूल बचपन से देखते आ रहे हैं कि आज जो माहौल ऐसा कर वर्ल्ड कप जीत के आया तो उसके पूरे जन सलाब उड़ गया उस पर, देश का उसके पीछे खेलने वाले 8-10 ही देश लोग हैं, परंतु उसका एक माहौल बना। माहौल के कारण वो एक प्रेशर में और उनका जो उत्साह बढ़ा और उन्होंने मेडल प्राप्त किया, विश्व विजेता बने। ऐसा माहौल की जरूरत हर खेल के लिए, और खेल पे पदक लाने के लिए खिलाड़ी जरूरी है। आपने देखा कि बगल के हमारे देश ने एक खिलाड़ी ने पहले खिलाड़ी तैयार हुआ तो उस खिलाड़ी को भेजेगा तो पदक लेके आया वो जी। उसका हाइट कद काठी उस हिसाब से था वो खेल, और कम खिलाड़ी उन्होंने भेजे और एक स्वर्ण पदक को लेके आ गया नदीम जी ने जी। तो आप देखेंगे नीरज चोपड़ा जी पहले कुछ दूसरे खेल खेलते, लेकिन अब वो किसी मैदान में गए तो उनके खिलाड़ी के अनुरूप वो उनके कद काठी के हिसाब से उसको खेल को प्रोत्साहन दिया गया और उस खेल पर वो आगे बढ़ा और पदक लेके आया उन्होंने। और जहां तक की बात है जैसे हमारे कुश्ती रेसलिंग जी, वहां से नहीं, बहुत सालों से हम क्वार्टर फाइनल से, मतलब वो प्राथमिकता था हमारे, हमेशा क्वार्टर फाइनल तक पहुंचते आए हैं, परंतु उस खेल को उतना महत्व नहीं दिया गया। अचानक राइफल शूटिंग में मेडल आया अभिनव बिंद्रा जी ने, तो पूरा माहौल उसी तरफ मुड़ गया और सारे लोग फिर उसी खेल को प्रोत्साहित करने लगे। जबकि जरूरत हमारे देश में खिलाड़ी को चयन करके खिलाड़ी बनाने की जरूरत है। खिलाड़ी आपको मेडल देगा, फिर खिलाड़ी के साथ से उनको उस खेल पर भेजा जाए, फिर उस खेल पे वो पदक लेगा। तो अब हम जिस खेल के नहीं है और दूसरे खेल में जा रहे हैं, आप देखेंगे कि जो शूटिंग में हमने जो मेडल ली है बिटिया ने
2 मेडल लिए है मनु भाकर। हाँ, मनु भाकर जी ने। उनके पिताजी तो वॉलीबॉल या अन्य खेल के थे जी, परंतु वो उस तरफ मुड़, पहले खेलना जरूरी था, खेल के आधार पर फिर उसको वो चयन किया अपने खेल को और फिर आगे बढ़ी वो। और सेंटर को पूरे देश में अलग अलग एकेडमी ना करके एक जगह संचालित करना चाहिए कहीं पर भी, वहाँ पर सारे देश के चुनिंदी खिलाड़ी को रखना चाहिए, सालों साल उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, दीर्घकालीन प्रैक्टिस कराना चाहिए। और इसके साथ ही जैसे अभी भाई साहब ने चर्चा में बताया कि हमारे पीटी उषा ने क्या किया या फिर जो मिल्खा सिंह ने क्या किया, पुराने जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने क्या किया, निश्चित तौर पर हमने उसको उपयोग नहीं किया, सरकार ने उनको उपयोग उनको करना था। राजनीति को खेल से बिल्कुल अलग रहना चाहिए और खिलाड़ियों को राजनीति से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जब तक कोई खेल के मैदान में है तब तक उनको खेल के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहिए और उनका एक दायित्व बन जाता है जिस खेल में वो आगे तक गए हैं, या वो अकेले प्रयास से नहीं आते, उनके साथ साथ पूरा देश जुड़ा होता है, कोच जुड़े होते हैं, संस्थाएं जुड़ी होती है, माता पिता की उनके आशाएं जुड़ी होती हैं, तब जाके खिलाड़ी वहाँ पर वो पदक के पास पहुँचता है। तो उनका भी दायित्व होता है कि जो उसने जो प्राप्त किया है वो आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाए उस चीज़ को। तो निश्चित तौर पे मेरा एक अपना सोचना है या अपना कि जो भी सीनियर खिलाड़ी है, हम अभी भी जो दूसरे खिलाड़ी खेल होते हैं तो हम बाहर से कोच बुलवाते हैं उनको या बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ती है? जब हमारे देश में ही मेडलिस्ट खिलाड़ी है, हमारे देश में ही अच्छे खिलाड़ी हैं, क्यों ना हम उसको बाहर भेज के हम अपग्रेड करा के उन्हीं से ही उनकी सेवाएं ली जाए। एक कोच के पीछे जितना खर्चा होता है, खिलाड़ी के पीछे खर्चा होता है, अगर हम यहाँ से कोचेस को बेच के वहाँ से अपग्रेड करा के अच्छा ट्रेनिंग करा के भेजेंगे तो 1000 खिलाड़ी को ट्रेनिंग देगा यहाँ पर। और हमारे यहाँ पोटेंशियल या प्रतिभावान की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। और ये अब पहले तो कोई गेम में हम क्वालिफाई बहुत से खेल में कर ही नहीं पाते थे। ओलंपिक जो पहुँचेगा वो उसको अपने एशिया में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में या कार्ड से हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके हम ओलंपिक में भाग ले सकते हैं। और हमारे लिए तो पहले बहुत एक तक सपना था कि केवल ओलंपिक भाग लेना, परंतु आज तो कम से कम हम वहाँ तक वो रैंक तक पहुँच रहे हैं, उतने टीम पहुँच रही है, वो जुनून है। और निश्चित तरह जो भी जा रहा है वो मेडल जीतने के ही लिए जा रहे हैं। मेडल जीतने के संजय शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई हम ओलंपिक में खेलने के लायक माने जाएं, यही बड़ी उपलब्धि होती थी। कम से कम वो हम खेलने के लिए तो चले जा रहे हैं, पर क्वालिफाई भी कर रहे हैं। और आप मेडल थोड़ा रुकेंगे, मोहसिन रजा साहब आपके पास जाना चाहता हूं। मेरे पास आंकड़े हैं, जब से ओलंपिक शुरू हुआ है दोबारा से, तो भारत ने आजादी से पहले और आजादी के बाद अब तक कुल 36 ओलंपिक में भाग लिया है। 36 ओलंपिक हैं जिसमें हमारी भागीदारी है। और इस 36 ओलंपिक में हॉकी के स्वर्णिम काल को शामिल करते हुए अब तक हम कुल 28 पदक जीते हैं। यह हमारी उपलब्धि है 140-145 करोड़ की आबादी वाले देश की, कि हमने 36 ओलंपिक में भाग लिया और आज तक 28 पदक जीते हैं। एक नाम है ओलंपिक के साथ जुड़ा हुआ, माइकल फेलिप्स, प्रसिद्ध तैराक। ये 28 पदक अकेले फेलिप्स ने 3 ओलंपिक में भागीदार करते हुए जीते हुए। क्या कहते हैं मोहसिन रजा साहब, हमारी संतुष्टि का विषय है या जो आपने शुरुआत में कहा था कि हां विचार का विषय है? और विचार का विषय यह है कि हम खिलाड़ियों का अभिनंदन जीतने के बाद करने में पैसा बहाएं या खिलाड़ी तैयार करने के संदर्भ में बुनियादी तौर पर सुविधाएं बढ़ाएं? क्या कहते हैं रजा साहब? हिमांशु जी, आपने जो बात कही अभी, जैसे संजय जी ने बात करी, मनोज जी बात कर रहे थे, सभी की मैं बात सुन रहा था, लेकिन मैंने कहा ना कि 28 पदक इतने सालों में हम लाए हैं, उसमें खाली ऑस्ट्रेलिया का एक स्विमर है, उसके पास 28 पदक है, 25-20 तो खाली गोल्ड है उसके पास जी, अकेले के पास जी। और हमारे पास में तैराकों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, खासकर जहां से मैं आता हूं उत्तर प्रदेश में मेडल नाम की चीज नहीं है हमारे पास जी। वजह यह है कि ये जो सामने आपके दिख रहे हैं, संजय जी हो, आमिर जी हो, मनोज जी हो, ये खिलाड़ी तैयार करना चाहते हैं ईमानदारी से, क्योंकि ये खिलाड़ी है, ये खिलाड़ियों की परिस्थितियों को जानते हैं, कैसे खिलाड़ी बनता है। मैं भी हॉस्टल में रहा हूं, स्पोर्ट्स हॉस्टल में जी। मुझे पता है कि वहां व्यवस्था कैसी हिमांशु जी मिलती है। लेकिन अब मैं, चूंकि सरकार भी हमारी है जी, लेकिन सवाल ईमानदारी का है, मैं उठाऊंगा। अभी संजय जी ने कहा कि खिलाड़ियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अरे वो मजबूर है, जाए कहां, उनको कोई कहीं सुनने को तैयार नहीं है। मजबूरी में मैदान में खड़े हो जाते हैं, उस मैदान से निकलकर इस मैदान में आ जाते हैं, कुछ तो पा जाए, पूरा जीवन तो खत्म कर दिया। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, पहले ये उन्हीं विभागों के सचिव और प्रमुख सचिव बनते, बाद में उन्हीं संस्थाओं को कैप्चर करके बैठ जाते। उन्हें खेल से मतलब नहीं है,
ओलंपिक में घूमने जाना है परिवार के साथ, जहां जहां ओलंपिक होंगे, एशियाड होंगे, वर्ल्ड कप होंगे, घूमने जाएंगे। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई है ये लेकर जाएंगी उनको सर पे बिठाल कर। उन्हें खिलाड़ियों की नहीं फिक्र है, खिलाड़ी वहां किस हाल में पड़ा है। जब तक खिलाड़ियों की चिंता नहीं होगी, क्या बताऊं माँ, ये तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ सारे हरियाणा में गाड़ी ने तोड़ तक में जा से नॉन स्टॉप। लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाई मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। तो आपको वो व्यवस्थाएं खिलाड़ियों को देना पड़ेंगी। आप अब वो व्यवस्थाओं से उनको मेडल नहीं जिता पाएंगे। इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना होगा, उनके साथ ईमानदार कोच देना होंगे, और बच्चा जो परफॉर्मर होगा वही जाएगा, सिफारिशी बच्चा नहीं जाएगा। अगर इसके लिए तैयार हो जाए सब लोग तो मेडल आपके पास भी उतने ही आएंगे जितने चाइना के पास आते हैं। अच्छा, ये बताओ कि मेडल आएगा कैसे? भाई क्रिकेट को छोड़ दो, बाकी की जो स्कूल की टीमें जाती हैं, कॉलेज की टीमें जाती हैं, मैं कई बार यात्रा करता हूं तो देखता हूं जनरल कोच के अंतर्गत बैठे हुए दिखाई देते हैं, टॉयलेट के पास दिखाई देते हैं। पता चला कि कार्यक्रम अचानक बन गया, रिजर्वेशन तक नहीं कराए जा रहे हैं, या फिर मंशा है रिजर्वेशन के पैसे भी बचा लो। सहूलियत के संदर्भ में, खाने के संदर्भ में दाल, अब दाल वो पानी को ही दाल कहा जा रहा है या वाकई दाल है, इसका संकट रहता है। क्या कहते हैं? आपने पूरी तरीके से, इसका मतलब है एक एक चीज की जानकारी हासिल करके आप चर्चा करा रहे हैं जी, ऐसे नहीं करा रहे हैं। मैं अपना आपको बताऊं, एक बार मैं सेंट्रल जोन के लिए खेलने जा रहा था पूना में जी, और पूना में मैं जा रहा था, मेरा रिजर्वेशन नहीं, मेरे पास फोन आया कि आपको पूना पहुंचना है। अब ये बताइए कि रिजर्वेशन मुंबई का मिलता नहीं। मैं लखनऊ से बैठ गया, और जब मैं बीटी में बैठ गया तो उस समय बॉम्बे बीटी जाया करती थी। हमारा जो है भोपाल में सामान उतार कर फेंक दिया, और वहां के पुलिस के लोग आए, उन्होंने कहा आपका रिजर्वेशन नहीं जाने देंगे। 1 बजे रात में एक अंडर 19 का बच्चा, उसका सामान फेंक दिया गया, वो खड़ा है। एसोसिएशन को कोई मतलब नहीं वो कैसे पहुंचेगा, वो पहुंचे। पदाधिकारी हवाई जहाज से जाएंगे कि सेकंड एसी जाएंगे, इससे मतलब नहीं। ये ईमानदारी के साथ में खिलाड़ियों के साथ अन्याय मत करिए। इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से ये संघ बचे भी हुए हैं। ये जो आज इतनी इज्जत और सम्मान मिल रही है, इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से मिल रहा है। और खिलाड़ी का सम्मान नहीं होगा तो संघ वंग सब चले जाएंगे, तेल बेचने बचेंगे नहीं। ये समझ लीजिए, क्योंकि जनता सब देख रही है, जानती है। जनता सब देख रही है। मोहसिन रजा साहब का ये कहना है, पर लोग क्या अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभा रहे हैं? ये सवाल मेरा रामवीर सिंह जी आपसे है। सुर्खियों में है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण से अयोग्य करार दी गई। यह कहानी सबको पता है कि वो 53 किलो वर्ग में खेलती थी, परिस्थितियों के चलते 50 किलो वर्ग में उतरी। उसका वजन बढ़ने की संभावना क्या पहले से नहीं पता? आज जानना चाहता हूं कि किस तरीके का दल भेजा जाता है, किस तरीके के कोच, किस तरीके के डाइटिशियन, किस तरीके के डॉक्टर साथ में, जिसके अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर इतने महत्वपूर्ण खिलाड़ी का वजन तक हम नहीं मेंटेन कर पाए। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता? क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं इस स्तर पर पहुंच गया? देखिए, जो विनेश फोगाट का जो एपिसोड हुआ है वो तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। वो तो जो है ना, पता नहीं क्या, वो तो गोल्ड मेडल लाने से चूक गई लड़की जी। लेकिन मैं तो पता नहीं इनका रूल रेगुलेशन से भी कुछ जो है ना बड़ा अटपटा लगा मेरे को तो पर्सनली। भाई आप खिलाड़ी को सत्यानाश कर रहे हो या उनको बना रहे हो? मर जाएगा वो तो एक बार, पता नहीं रूल रेगुलेशन ही करे, वो ओलंपिक का अपना अलग मामला है, अलग अलग फेडरेशंस का। आप एक दिन वेट ले लिया, 3-3, 4-4 वोट होती हैं, फिर अगले दिन फिर, तो ये तो मैं तो मानता नहीं कि एक बार वेट हो गया तो हो गया, लेकिन वो उनका रूल है। लेकिन इवन देन जो वहां स्टाफ का हुआ है, कोचिज हैं, खुद विनेश है,
तो उनको रूल रेगुलेशन के बारे में तो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं पता है जी। तो देखो वही जान सकते हैं अच्छी तरह से कि क्यों ऐसा हुआ। एक देश का मेडल गया और एक खिलाड़ी का जो है ना। पर खोकर साहब, क्या हम केवल इस बात का ही मातम मनाएंगे अरे हमारे हाथ से मौका चला गया, वो बेचारी विनेश गोल्ड जीत सकती थी, जीत नहीं पाई? या हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोगों पर ये जिम्मेदारी थी कि खिलाड़ी निर्धारित वजन के अंदर रहे। भाई डॉक्टर भेजा किस लिए, कोच था किस लिए, डाइटिशियन था किस लिए? क्या इस बात को लेकर कोई सवाल नहीं उठेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाए? और भारत सरकार ने भी खेलों में तैयारी के लिए कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन अब वो अभी भाई साहब कह रहे थे कि वहां जो स्पोर्ट्स स्टाफ या कोई और ओलंपिक के लिए जाते हैं, को देखने के लिए, कोई सैर करने के लिए, ये जवाबदेही सरकार की भी होनी चाहिए। अगर भाई आप कैसे स्टाफ को भेज रहे हैं, कैसे कोचेज को भेज रहे हैं। मेरे ख्याल में जो कोचेज वगैरह गए थे वो तो मैं नहीं मानता कि भाई जैसे रो भी रहे थे वो जो उनके साथ कोच थे। बहुत दुख होता है कोच को और खिलाड़ी को जब टीम उसका खिलाड़ी हार जाता है या बाहर हो जाता है, दुख होता है। रामवीर सिंह खोकर साहब कह रहे हैं मोहसिन रजा साहब कुछ हस्तक्षेप कर जाने के बाद उनकी बात सुनते हैं और फिर मनोज जी के पास चलते हैं। जी रजा साहब, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे? मैं कह रहा था कि जो बात वो कह रहे हैं जी सही बात है, उनकी जिम्मेदारी जरूर तय होना चाहिए। जिनके ऊपर सरकारें इतना पैसा खर्चा कर रही है, भारत सरकार से लेकर सभी खर्चा कर रहे हैं, और ये जो भी बॉडीज बनी बैठी हैं, ऑटोनोमस बॉडी बन जाती हैं, या इनके अंदर जो है कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। निरंकुश है ये सारे जी। और इसकी वजह है कि खाली हमने बैठकर एक चर्चा कर ली और चर्चा करके खत्म, और अगर कोई मेडल ले आया तो हर आदमी चाहता है कि वो व्यक्ति को मेरे घर लेकर आओ जो ब्रॉन्ज या गोल्ड या सिल्वर लेकर आया है, और उसके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, और जो तैयारी कर रहा है उसके लिए ग्रीन कारपेट भी बिछाना नहीं चाहते, तो उसको कम से कम वो व्यवस्था दे दो। तो ये वो लोग जिम्मेदार हैं। जैसे मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात करूं जी, उत्तर प्रदेश के पूरे खेल निदेशालय पर ये जिम्मेदारी बनती है और इनसे जांच कराई जाए। हम आपके चैनल की मांग कर रहे हैं कि सारे खिलाड़ियों को बैठाला गया, डायरेक्टर भी हमारा खिलाड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है हॉकी का, और हॉकी फेडरेशन में भी है। तो आखिर हमारे उत्तर प्रदेश को, आज तक 24 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है, खेल निदेशालय इतना पैसा खर्चा करता है, सरकार अभी 400 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार ने खर्चा किए, रिजल्ट के नाम पर जीरो है, तो क्यों ये लोग यहां पर रहेंगे? इनको स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, जिम्मेदारी तय होना चाहिए, हर राज्य में ऐसे ही होना चाहिए। और यही हम ओलंपिक संघ के लिए भी मांग करेंगे, क्योंकि वहां पर खिलाड़ी ईमानदार लोगों को लाया जाए जो वाकई में चाहते हैं कि देश जैसे चाइना और अमेरिका, यूएसए ला रहा है मेडल, ऐसे ही हमारे खिलाड़ी भी मेडल लेकर आए। हमारे पास में प्रतिभाओं की कमी नहीं है किसी राज्य। रजा साहब आज नेता के रूप में नहीं है, रजा साहब आज खिलाड़ी के रूप में है, और इस बात की वेदना के साथ में है कि खेलों की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो खरी खरी बोल रहे हैं। मनोज कुमार जी मेरे साथ में है। मनोज जी, हमारे यहां एक कहावत चलती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। क्या कहते हैं आप? खेलने कूदने में कुछ जीवन बनने का देश में हिसाब किताब दिख रहा है, या 1000 बच्चों में या 10,000 बच्चों में 1 या 2 बच्चे का जीवन ही खेल के बन रहा है, बाकी का पता नहीं है कि उनके जीवन का क्या होने वाला है? क्या इसके कारण से हमारा प्रदर्शन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए? देखिए, बहुत सी कमियां हैं, जैसे कि रजा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि स्टेट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से, नेशनल लेवल तक हमारे खिलाड़ियों को इंक्लूड करना चाहिए जी, अच्छे दर्जे के खिलाड़ियों को। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले एनएस कम से कम नेशनल चैंपियन, नेशनल मेडलिस्ट, वो एक कोच का कोर्स कर लेता था, लेकिन आज के दिन एक ऐसा धंधा बना दिया वो कि पैसे कमाने के लिए उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेला हुआ प्लेयर भी कोचिंग कोर्स में इंक्लूड किया गया है। तो देश के मेडल कहां से आएंगे? वो भी एक मतलब कि पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। कोई लाखों लोग डिस्ट्रिक्ट में तो करोड़ों लोग डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, तो वो सब एनएस के लिए फार्म भरेंगे, पैसे इकट्ठा होंगे। तो ये पैसा कमाना है आपको, बहुत से बिजनेस हैं, तरीके हैं, लेकिन ये खेल है। यहाँ पे आप अगर
पहले सी मैं बताना चाहूं, थोड़े दिन पहले हरियाणा में सबके लिए एक पेपर परमानेंटली किया गया था। वो खिलाड़ी के लिए भी, पढ़े लिखों के लिए भी, डॉक्टर लाइन के लिए भी क्लास 4 की एक जॉब निकाली थी। उसमें सबके मतलब कि सबके लिए एक ही पेपर था। जो खिलाड़ी है वो उसके पास उसकी क्या उपलब्धि होनी चाहिए, उसके पास खेल की उपलब्धि होनी चाहिए, और जो पढ़ा लिखा उसके पास पढ़ाई की होनी चाहिए। लेकिन आज के दिन पढ़े लिखे लोग ज्यादा आगे जा रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी है वो खेल में आप अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं, प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं, परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, मेडल जीत सकते हैं, वो दिखा सकते हैं वो। लेकिन उनसे भी डिग्रियां मांगी जा रही हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी जैसे साई में कोच है, वो कंप्यूटर बना दिया उनको, बोला हमें ट्रेनिंग करने का टाइम मिलता नहीं, और सुबह शाम सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए कंप्यूटर के आगे खड़ा करके रखते हैं, भाई प्रेजेंट होने चाहिए, ये लेटर लिख के दो, ये लेटर लिख के दो। उसके लिए परमानेंटली फेडरेशन के पास या कोच क्लर्क लाइन के अधिकारी होने चाहिए, क्योंकि कोच का काम है खाली खेल को देखना, ट्रेनिंग देना, पढ़ाई का काम कोच का नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सी कमियां हैं, मैं आपको गिनवाने लग जूं तो सुबह से रात हो जाए। लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं 2014 में अर्जुन अवार्ड कोर्ट केस से जीता और मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, तो मुझे बंद कमरे में सर्वानंद सोनोवाल खेल मंत्री थे उस टाइम, उनके हाथों अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो मुझे बोले कि आपको खुशी हुई? तो मैं बोला कि जो अवार्ड मान सम्मान मुझे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के हाथों मिलना था, वो मुझे बंद कमरे में दिया गया, मैं उसकी क्या खुशी करूंगा। और वो भी मुझे छीनना पड़ा, कोर्ट केस से लेना पड़ा, मानना पड़ा अपना वो भी। और उसके बाद मैंने खेल मंत्री से जब मैं मिला तो मैंने एक फाइल दी खेलों की जानकारी के लिए, और बताया उनको कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली के अंदर पंजाब भवन, हरियाणा भवन, राष्ट्रपति भवन, सारे भवन है, तो ऐसे एक खेल भवन होना चाहिए, ताकि एक खिलाड़ी होटल की बजाय आए और देश के उस खेल भवन में रुके और अच्छी डाइट ले और अच्छी वहां फैसिलिटी हो, और वहीं से अपना फौरन जाए ताकि उसकी प्रैक्टिस खराब ना हो। लेकिन उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं आऊं आपको 2018 कॉमनवेल्थ गेम में मैं सेमीफाइनल बाउट लूज कर गया, क्योंकि मेरी ग्रोइंग इंजरी थी। तो मैंने खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर जी को बोला कि सर मुझे टांग की वजह से मेरी क्लोज फाइट रही, लेकिन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में ब्रिटिश का होल्ड रहता है, 3-2 में मैं लॉस हो गया उससे। लेकिन मेरे को अगर पर्सनल फिजियो और फिटनेस ट्रेनर मिल जाए तो मैं ओलंपिक में गोल्ड जीतूंगा। देखिए आप मेरा दुर्भाग्य देखिए, उसके लिए मुझे फेडरेशन से अपील करनी पड़ी, सबसे मांग, लेकिन कहीं से कोई हेल्प नहीं हुई। एक फेडरेशन में पहले, अब फेडरेशन चेंज होगी, इससे पहले कोई और फेडरेशन के थे, उन्होंने हेल्प करी मेरी, अच्छे डॉक्टर ढूंढवाए, बॉम्बे के थे हमारे जय कोहली जी और दूसरे लोग थे जी। तो उनकी हेल्प से मैं ट्रीटमेंट करवा के आया। लेकिन उसके बाद जब मैंने फेडरेशन के खिलाफ बोला तो मेरा ओलंपिक के लिए ट्रायल नहीं लिया गया। और आपको बता दूं मैं 2019 में वो लड़का वर्ल्ड सिल्वर बना, वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट, ओलंपिक में भी सिल्वर मेडलिस्ट बना। और अभी भी 2013 में जो बॉक्सर मैंने हराया था, करंटली 71 केजी में ब्रॉन्ज मेडल लेके गया जॉर्डन का बॉक्सर। लेकिन वही बात है, नसीब होता है खिलाड़ी का। हमने ओलंपिक चैंपियन हराए, वर्ल्ड चैंपियन हराए, लेकिन हमारे नसीब में नहीं आया मेडल। लेकिन नसीब का दोष माने रजा साहब या व्यवस्था का दोष माने? मनोज जी कह रहे नसीब होता है, या हम माने कि हमारी व्यवस्था ऐसी बदनसीबी पैदा कर रही है जिसके चलते जो कुछ हासिल हो सकता है वो हम अपनी व्यवस्थाओं के चलते हासिल नहीं कर पा रहे? हिमांशु जी आपने पीड़ा सुनी ना खिलाड़ियों की, ये खिलाड़ी, हमने भी अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि ट्रेन से मेरा सामान फेंका गया। ये सभी खिलाड़ी और सच्चाई जानते हैं। अच्छा, बहुत से बेचारे आप बुलाकर बैठा लेंगे ना, बहुत से तो अभी भी नहीं बोलेंगे फेडरेशन से खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास कोई पद होगा और वो बोलेंगे तो वो पद भी जाएगा उनका। तो ये टेरराइज जो करा हुआ है, ये जो बैठे हुए फेडरेशन में ऐसे लोग हैं
जिनकी इतनी ताकत बनी हुई है कि वो डराते हैं कि अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो तुमको हम कहीं पर ना तो सिलेक्ट होने देंगे, ना तुम्हें ले जाएंगे और ना तुम कुछ कर सकते हो हमारा पूरे हिंदुस्तान में, हम ही हम हैं। तो खिलाड़ी क्या करेगा? उसको एक व्यवस्था देना चाहिए, उसको एक फ्रीडम देना चाहिए। और ईमानदारी के साथ में सरकारें जब कर रही हैं राज्य में और देश में, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी प्रश्न खड़ा होता है जो लोग इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, खिलाड़ियों की व्यवस्थाएं खिलाड़ियों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। तो जो बात कह रहे हैं वो है ना, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो उसके बाद में पदक कहां से मिलेगा? आप अपने दबदबे में ही खुश रहिए। तो इनके बीच में संजय जी मेरे साथ में है। संजय, अभी भी जो खेलों के संदर्भ में जब भी आयोजन होते हैं तो जितनी चर्चा खेल में मुकाबले को नहीं होती है ना, उससे ज्यादा चर्चा उसकी अव्यवस्थाओं को लेकर होती है। खिलाड़ी कहीं है, आयोजन स्थल कहीं है, रुकवाया कहीं और हुआ है, पता चला वहां नहाने की व्यवस्था ही नहीं है। डाइट के संदर्भ में अभी भी एक खिलाड़ी को, चाहे वो कुश्ती का है, मुक्केबाजी का या अन्य, जो डाइट चाहिए और प्रति खिलाड़ी जो डाइट के लिए राशि निर्धारित है, उसके संदर्भ में संजय थोड़ा रोशनी दीजिए ना। आप तो इस प्रक्रिया से गुजरते रहते हैं। तौर पे बहुत सालों साल मैंने भी प्रतियोगिता में, यूनिवर्सिटी में, नेशनल में पार्टिसिपेशन किया है और इस दौरान जो है और बहुत से टीमों को मैंने लेके गया नेशनल इंटरनेशनल पर, तो इस अव्यवस्थाओं से हमको गुजरना पड़ता है। मतलब आज भी वो अव्यवस्था आज भी हर टूर्नामेंट में होता रहता है। और खिलाड़ी संघर्ष का दूसरा नाम है जी। जब तक संघर्ष नहीं तो खिलाड़ी भी नहीं है। और जब एक इवेंट्स होता है कोई भी, तो उसके अपने मापदंड के अनुसार से वो निर्धारित प्रक्रिया में करते हैं और वो कायदे से, तो जिस खेल का खिलाड़ी है उस हिसाब से उसका डाइट होना चाहिए। एक कुश्ती वाला पहलवान है, एक भारोत्तोलन है, एक राइफल शूटिंग वाले हैं, एथलीट्स है, उनके हर के डाइट चार्ट अलग अलग होते हैं। तो निश्चित तौर पे इनको रिक्वायरमेंट भी अलग अलग भोजन की मात्रा के अनुसार से उनके, जैसे बताया नहीं कि अभी कुछ ग्राम से हमारी जो बिटिया है विनेश फोगाट जी, वो बाहर हो गया, तो निश्चित तौर पे उसमें कहीं न कहीं न्यूट्रिशन का और उनके प्रशिक्षक का निश्चित तौर पर वहाँ कहीं न कहीं हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। तो उस आयोजन में आप सबको मालूम है कि भारी भरकम खर्चा किया जाता है, तो वो खर्चा मूल रूप से करना चाहिए खिलाड़ियों पे, खेल पे करना चाहिए, परंतु वो उसमें ना होके अन्य में ज्यादा हो जाता है। वो मैं इसी पर आना चाहता हूं संजय जी, अपने यहाँ नेशनल गेम्स होते हैं, खेलों के संदर्भ में हमारी गंभीरता ये कि नेशनल गेम्स कितने पीछे चल रहे हैं, थोड़ा इसमें रोशनी दीजिए ना। नेशनल गेम्स मैं भी अटेंड किया हूँ, 2033 नेशनल गेम्स थे असम में, और वहाँ पे मैंने कुछ नेटबॉल की टीम छत्तीसगढ़ थी, उनके मैं टीम प्रबंधक भी था और वो छत्तीसगढ़ को पहला पदक भी दिलाया था उस गेम ने। और परंतु वो वहाँ का जो आयोजन था बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा था, व्यवस्था भी अच्छा थी। संजय जी, मेरा सवाल दूसरा था, हर साल नेशनल गेम्स का आयोजन होना चाहिए, ये खेलों के प्रति हमारी गंभीरता को जाहिर करता है। हम उस शेड्यूल से कितने पीछे चल रहे हैं कि हर साल नेशनल गेम्स भी होना चाहिए, ओलंपिक ईयर छोड़ के। तो एशियाड, कॉमनवेल्थ, नेशनल गेम्स है, टर्न बाय टर्न होते हैं। तो अभी भी हमको जो नेशनल गेम्स होना है, अभी 37वां नेशनल गेम्स हुए हैं और आगे के अभी तय नहीं है, गोवा में होना है कि अन्य जगह में होना है। हमारा खुद छत्तीसगढ़ जो है वो 37वां नेशनल गेम्स का आयोजन अपने जिम्मे में लिया था, परंतु अब किसी कारण से हो नहीं पाया। उस आयोजन को फिर गुजरात ने किया, अब इसके बाद दूसरे स्टेट में, उत्तराखंड में होने वाले हैं। तो और वो भी किसी भी खेल का जो निर्धारण होता है नेशनल, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, तो खिलाड़ी जो है उस पर फोकस करता है, गोल करता है उस टाइम पीरियड को लेकर, और उसके हिसाब से वो तैयारी करता है। चाहे वो परीक्षा की तैयारी हो, एजुकेशन का, चाहे खेल का हो, तो उसके पास उसके पूरा तैयारी के लिए पूरा समय मिलना चाहिए उसको। अचानक कहीं पर भी किसी समय भी और किसी भी
व्यवस्था में आप उसको ला के फिट कर देंगे खेल को, तो वो रिजल्ट उस खिलाड़ी को। द्रविड़ जी इसमें थोड़ा सा विस्तार दीजिए ना, जो संजय जी बात कह रहे हैं कि भाई हर एक का शेड्यूल होना चाहिए। हमें पता है कि ओलंपिक पेरिस के खत्म हो गए 2024 में, तो 2028 में ओलंपिक होंगे, 2032 में ओलंपिक होंगे, एशियाड है 2022 में हुआ, 2026 में होगा। नेशनल गेम से ही इन खिलाड़ियों को निकाला जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या मजबूरी रहती है, क्या व्यवस्था रहती है, क्या संकट रहता है कि हम नेशनल गेम से भी सालाना विधिवत आयोजित नहीं कर पाते अपने कैलेंडर के साथ? क्यों? लेकिन ये मत मान के चलो कि वहीं से खिलाड़ी निकलते हैं, लेकिन एक रेगुलरली जरूर होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि छोटे लेवल पे जैसे खेलो इंडिया का एक जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है जी, छोटी एज से जी, इससे भी बेटर उसको मानता हूं जी, कि वहां से आप तैयारी करें, उन खिलाड़ियों को ग्रास रूट से तैयार कराएं, उनको इंसेंटिव दें, उनको डाइट का भी उनका भी ध्यान रखें। जैसे आप ओलंपिक में खिलाड़ी भेजते हैं तो उनका भी ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे कई सेंटर हैं हमारे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर है पटियाला जी, मैं रहा था अभी 4-5 महीने पहले एशियन गेम से, मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है जी। हाँ, कोई कमी नहीं है किसी भी चीज की। अगर कमी है तो वो फेडरेशंस की, खिलाड़ियों की, कोचेज की, गवर्नमेंट की आपस की तालमेल की कमी है, अदरवाइज कोई कमी नहीं है। इसमें मैं तो ये मानता हूं कि एक राष्ट्र रूट से ऐसी, जैसे पटियाला है एक हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है, तो इस लेवल के छोटे बच्चों को भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, कोचेज मिल जाए, अब ओलंपिक में खिलाड़ी जाता है उसके पास 2-2 भी कोच लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है जी, और दूसरा स्टाफ भी लगाते हैं, जरूरी भी होता है। ऐसे ही ग्रास रूट से जो लगाएंगे हम, जैसे नेशनल गेम्स होता है तो छोटे बच्चों के लिए ग्रास रूट से जूनियर लेवल का जैसे खेलो इंडिया शुरू किया था, ये ऐसे ही उनकी तैयारी भी वैसे ही, उनकी तैयारी भी वैसी होगी। रामवीर जी कह रहे हैं, पर मैं जिस विषय पर जाना चाहता था, शायद मोहसिन रजा साहब इसमें मेरी मदद कर पाएंगे। रजा साहब, हम बताना चाहते हैं ना दुनिया को कि खेलों के प्रति हम बहुत गंभीर हैं, तो वो गंभीरता कैसे जाहिर होगी कि हमारे पास एक खेल कैलेंडर होगा जिसके माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर कंपटीशन आयोजित करें। अगर हम अपने देश में नेशनल लेवल पर भी नियमित रूप से आयोजन कराने में सफल नहीं है, तो क्या वाकई हमें अधिकार है ये कहने का कि हम ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं उसका फायदा लेना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर ईमानदारी से कहूंगा कि अभी कम से कम आदरणीय मोदी सरकार में तो मैं देख रहा हूं कि वहां पर जरूर एक आपको अश्योरेंस है कि आप अच्छा करिएगा, हम आपके साथ में हैं, चाहे कोई भी राज्य है जो आगे करना चाहता है। लेकिन ये राज्यों की जिम्मेदारी है, जो नेशनल गेम्स होते हैं, जो आपको स्पर्धाओं की तैयारी का समय मिलता है और वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी, हमने अभी मैं अपने बेटे से बात कर रहा था कल ही, जब खत्म हो रहे थे ओलंपिक में देख रहा था, मैंने उससे कहा कि देखो अब आज ये नेचुरल से हटकर सब आर्टिफिशियल पर आ गया है सारा खेल। पहले हम खेलते थे, कुश्ती अखाड़े में होती थी, अब वो कहाँ होती है। पहले हॉकी हम ग्रास पर खेलते थे, अब एस्ट्रोटर्फ पे होती है। पहले एथलेटिक्स के खिलाड़ी दौड़ते थे मिट्टी पर, अब हम काहे पर दौड़ते हैं। तो सारी चीजों में परिवर्तन है, इसलिए हमको ग्रास रूट पर ये सारी सुविधाएं और कोचेस सारी चीजें प्रोवाइड करनी होंगी, टूर्नामेंट्स कराने होंगे, चैंपियनशिप करानी होगी। अगर हमें ओलंपिक में मेडल लेना है तो हमें बिगिनिंग से काम करना होगा, ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक आना होगा। जैसे अभी हमारे रामवीर जी बात कर रहे थे, पटियाला का बहुत नाम है, साई का, पटियाला का नाम हम बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन अभी जरूरत है पूरे देश को, 142 करोड़ का देश है, अभी इस तरह के इंस्टीट्यूट कम से कम 8-10 हो जाना चाहिए पूरे देश में। हम लोग एक जमाने में हॉकी देखते थे, हॉकी हॉलैंड चैंपियन होती थी हमेशा, उसके चैंपियन होने के पीछे का रीजन ये था कि अब से 30 साल पहले उनके यहाँ एस्ट्रोटर्फ लगे हुए थे। हमारे यहाँ कितने एस्ट्रोटर्फ है पूरे इंडिया में? टर्फ है भी तो वो मेंटेन कैसे हो रहे हैं, ये भी साथ में सवाल है। बना लेना भी इतनी बड़ी बात नहीं जितना उसे बनाए रखना है। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के अगर निर्णायक मुकाम पर पहुंचे तो केवल सपना देखना मात्र से सपना साकार नहीं हो जाता,
उस सपने को साकार करने के लिए सही योजना के निर्माण और क्रियान्वयन की जरूरत होती है। इस देश को खेलों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए केवल बड़ा सपना देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस बड़े सपने को क्रियान्वित करने के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद प्रतिभाओं को पहचानने की जरूरत है, उन्हें तराशने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है, उनको समुचित अवसर देने की जरूरत है और उन्हें खेलों पर ही वो ध्यान दे सके ऐसी व्यवस्था के निर्माण की जरूरत है। अगर खिलाड़ियों के साथ खेल करने के किस्से सरे बाजार आते रहेंगे तो खेलों में बेहतर प्रदर्शन का केवल हम सपना ही देखते रह पाएंगे। क्या हम इन हालात को बदल पाएंगे? खेलो इंडिया जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम मोदी सरकार ने शुरू तो किया है, पर इस कार्यक्रम के परिणाम बेहतर आने चाहिए। इस इच्छा के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सदा प्रणाम।